आज मैं आपके सामने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, लेक्चर नंबर 5। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने वहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट और सरफेस टेंशन के बारे में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था, जहाँ पे उसका लास्ट टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड सरफेस टेंशन। और उस समय मैंने लास्ट में आपको बताया था कि इससे रिलेटेड हम दो फेनोमेना पढ़ने वाले, बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना। उसमें से एक है कि जो लिक्विड ड्रॉप है, याद दिलाता हूँ मैंने क्या बोला था, एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका शेप स्फेरिकल होता है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या वो फूटता है? नहीं फूटता है। तो सर क्यों नहीं फूट जाता है उसका ड्रॉप का जो ड्रॉप बनता है, फूटता क्यों नहीं है? एक तो वो है कंसेप्ट एक्सेस प्रेशर का, वो ये जो मैंने आपके लिखा आपके सामने। और दूसरा है कैपिलरी एक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि भाई प्लांट्स का जो रूट्स होता है, रूट जड़ जो होता है ज़मीन के कितने अंदर होता है, वहाँ से वो पानी लेके झाड़ के एकदम टॉप ऊपर तक पानी पहुँचाता है। कुएं में पानी ज़मीन से कैसे आता है, ये जो एक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो आज हम ये दो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग पहला पार्ट पे, पहला टॉपिक पे, कि भाई लिक्विड ड्रॉप जो कि स्फेरिकल होता है। और आप जानते हैं कि लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल स्फेरिकल क्यों होता है, ये मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये इसका कारण है सरफेस एरिया। जो सरफेस होता है लिक्विड का, जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है, वहाँ पे सरफेस टेंशन होता है, वो मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। उस खिंचाव में क्या होता है, उसका एरिया रिड्यूस होता है और सबसे कम एरिया स्फीयर का देखा गया है, इसलिए वो सब जो है स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। लेकिन इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर स्फेरिकल शेप लिया है तो वो स्फेरिकल शेप पे तो और भी तो सरफेस टेंशन उसको अंदर खींच रहा है, या फिर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो फूट जाता है? नहीं फूटता है। तो क्यों नहीं फूटता है सर? ऐसा क्या है कि वो फूटता नहीं है, इवन दो इतना उसके ऊपर बाहर से एयर प्रेशर है, सरफेस टेंशन, तो एक पर्टिकुलर शेप लेके क्यों रुक जाता है वो? ये पहला टॉपिक है आज का, इसके पीछे का कारण देखते हैं। तो बिफोर मैं उसके ऊपर आऊँ एक्सप्लेनेशन पे, मैं आपको एक उसका जो बैकग्राउंड है पहले वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। उस कंसेप्ट को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। अब देखिए, एक्सेस प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, क्योंकि हम जो बात करें वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन तो सरफेस ऑफ लिक्विड की बात करता है, ऊपर वाले सरफेस। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 डायग्राम बनाया हुआ है। अगर आप 3 डायग्राम देखिए तो पहला डायग्राम क्या आपको बताता है कि जो लिक्विड का जो सरफेस है ऊपर का प्लेन है, ठीक है। सेकेंड डायग्राम क्या बताता है, जो ऊपर का सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। याद करिए लास्ट वीडियो बताया था कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड कॉनकेव मेनिस्कस। तो इस सेकेंड डायग्राम आपको बता रहा है कि मैं कॉन्वेक्स शेप लिया हुआ है मेरे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ने, और तीसरा मेरा डायग्राम बता रहा है कि मेरे फ्री सरफेस ने कॉनकेव शेप लिया हुआ है। अब ये जो अलग अलग शेप मेरे लिक्विड सरफेस ने लिया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या उसमें बदलाव आता है प्रेशर के फॉर्म या फोर्स के फॉर्म में, व्हाटएवर। क्योंकि प्रेशर और फोर्स तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो आप प्रेशर फोर्स दे आर रिलेटेड प्रेशर। तो हम पहला काम ये करेंगे कि हम है ना लिक्विड के जस्ट ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और उसके जस्ट अंदर पॉइंट ले लेते हैं बी। ऐसा तीनों में करते हैं, ठीक है, तीनों ए बी ए बी। ये इतना पास है, इतना पास है, एक जस्ट सरफेस के ऊपर और एक जस्ट सरफेस के नीचे लिक्विड में है, वो इतना पास है दोनों कि उनके बीच में कुछ भी फर्क नहीं समझने का, प्रेशर डिफरेंस कुछ नहीं है। ये देखिए असम्पशन है, आप इसको असम्पशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। नहीं तो कोई बोल सकता है कि सर वो हाइट है, उनके बीच में हाइट का फर्क है, थोड़ा प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने इतना पास में लिया, इतना पास में लिया है कि प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। ये हमारा पहला असम्पशन है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, अगर ये प्लेनर सरफेस है तो इस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। एक तो सर सरफेस टेंशन का जो फोर्स बी में अप्लाई होता होगा लिक्विड में टॉप सरफेस पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन जानते हैं टेंजेंशियल होता है ना, मैंने बताया टेंजेंशियल।
तो टेंजेंशियल मतलब एक फोर्स इस तरफ हो जाएगा, एक फोर्स इस तरफ हो जाएगा, Ft फोर्स ड्यू टू टेंशन। प्लेन है तो कैंसिल कर देगा। तो फोर्स ड्यू टू टेंशन एट बी इज जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि वहां पे एक दूसरे को कैंसिल करे, देख सकते हैं ना, एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, और इक्वल है, ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। हाँ, अब हम बात करते हैं पॉइंट ए पे कौन सी फोर्स। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे और फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, दैट इज यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फोर्स, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और वो बी पे भी अप्लाई हो, मतलब यू कैन से दैट प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी बिकॉज फोर्स एट ए इज इक्वल टू फोर्स एट बी। तो ये जो फोर्स ए पे अप्लाई हो रहा है, वो सेम फोर्स बी पे अप्लाई हो रहा है। तो इनके बीच में वैसे कोई भी प्रेशर तो डिफरेंस वैसे भी नहीं, क्योंकि बहुत पास में है, और फोर्स के मामले में भी दोनों इक्वल है। तो जो पॉइंट जस्ट लिक्विड सरफेस के ऊपर है और जो लिक्विड सरफेस के नीचे है, दोनों में कुछ भी प्रेशर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आ जाए कॉन्वेक्स पे। यह आपका कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप में तो देख, कोई भी शेप होगा, एयर का तो फोर्स अप्लाई होगा, एयर का प्रेशर बोली या फोर्स बोली, वो तो अप्लाई होने वाला है एटमॉस्फेरिक का। अब ये कॉन्वेक्स में जो लिक्विड अंदर बी का है ना, बी की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बी में हमको पता है कि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ पे जो स्ट्रेट था, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगा, रिजल्टेंट, मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ। रिजल्टेंट जो होगा टेंजेंशियल होता है, आप जानते हैं बात, टेंजेंशियल होगा। अब टेंजेंशियल का अगर आप सबका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा? रिजल्टेंट तो वो सब अंदर की तरफ जाएगा ना सर, इट विल गो इनसाइड, दिस विल बी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो पॉइंट बी पे जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, वो नीचे की तरफ है, और ऑलरेडी फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाई हो रहा है। तो ए पे प्रेशर कम है, मतलब फोर्स कम है। बी पे डबल फोर्स है। कौन सा डबल फोर्स है? एक तो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक का फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्लस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। Why? Because A पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स है, जबकि B पे दो फोर्स है, एक ड्यू टू एटमॉस्फेयर और दूसरा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स टेंजेंशियल होता है लिक्विड सरफेस को, उसका ये डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो B पे नीचे की तरफ खींचेगा, तो B पे डबल फोर्स हो गया एटमॉस्फेरिक और सरफेस टेंशन का, इसलिए अंदर कॉन्वेक्स जब लिक्विड होता है तो उसके अंदर वाला जो होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जबकि उसके बाहर वाला जो रीजन है एयर पार्टिकल में, वहाँ पे प्रेशर कम है। इसको अच्छे समझिएगा तो हमको वहाँ पे जो कंसेप्ट समझाने का है मुझे आपको लिक्विड ड्रॉप का, वो आसान हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए। अब जब शेप कॉन्केव है तो भाई एटमॉस्फेयर का तो फोर्स में कोई बदलाव नहीं है, वो तो है ही, दैट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है ना, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, उसका डायरेक्शन तो सर इस तरफ आएगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब अगर ऐसा है, इस तरफ जा रहा है, क्योंकि वो टेंजेंशियल होना चाहिए, टेंजेंशियल होगा तो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा ना, इसका जो रिजल्टेंट है ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि फोर्स टेंजेंशियल ऐसा है लिक्विड को, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ए पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है सर, एटमॉस्फेयर, वहाँ पे तो सिर्फ एटमॉस्फेयर। बी पे क्या हो रहा है, बी पे ध्यान से देखिए, एटमॉस्फेयर ऊपर से और टेंशन फोर्स नीचे से, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब इट बी समथिंग अबाउट एफ ए माइनस एफ टी, मतलब बी पे कम है, सो प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट ए, क्योंकि पॉइंट बी पे जो फोर्स है वो डिफरेंस ऑफ फोर्सेस है, तो फोर्स को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। एटमॉस्फेरिक का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है और सरफेस टेंशन का जो फोर्स ऑपोजिट अप्लाई माइनस करेगा, क्योंकि ए पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये माइनस करके आ रहा है, इसलिए बी पे जो प्रेशर होगा वो ए से कम होगा।
तो कॉन्केव शेप में बाहर का जो पार्टिकल होगा लिक्विड के बाहर, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और लिक्विड के अंदर जो होगा, सॉरी वहाँ ज़्यादा होगा, और लिक्विड के अंदर जो होगा वो कम होगा। वापस वेरी शॉर्ट, प्लेन अगर प्लेन सरफेस है लिक्विड का सरफेस, तो ऊपर अंदर बाहर मतलब एयर में और लिक्विड में ऊपर नीचे प्रेशर सेम है। अगर कॉन्वेक्स है तो बाहर एयर के पार्ट में प्रेशर कम है, और अंदर कॉन्केव वाले पार्ट में, जो कॉन्केव अंदर हो बाहर कॉन्वेक्स है, तो अंदर वाला जो कॉन्केव पार्ट है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। अगर आपका लिक्विड का सरफेस कॉन्केव मिनिस्कस जैसा कॉन्केव शेप ले रहा है, जो कि ये हमारा मर्क्यूरी होता है आप जानते होंगे, और ये हमारा वाटर प्लेन वाटर या केरोसिन होता है, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट सरफेस टेंशन का फोर्स तो भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो बी पे नेट जो होगा माइनस करके आ रहा है, इसलिए बी का प्रेशर कम है और ए का प्रेशर जो बाहर है उसके वो ज़्यादा है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है तब हम आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो लिक्विड ड्रॉप है या हमारा जो बबल है वो शेप कैसे मेंटेन कर पाता है। ठीक है, तो मैं पहले बात करता हूँ लिक्विड ड्रॉप की। मैं फर्स्ट आपसे बात करूंगा लिक्विड ड्रॉप। देखते हैं क्यों लिक्विड ड्रॉप अपना शेप मेंटेन कर पाते हैं, क्या कारण है उसके पीछे, क्यों उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं करता। इसमें कोई एक और जन पूछ सकते हैं सर ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, है ना ग्रेविटेशनल, लेकिन एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स इसका इतना स्ट्रॉन्ग है, सरफेस टेंशन और कोहेसिव फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। इसका ये आंसर है। ठीक है, चलिए लिक्विड ड्रॉप देख लीजिए। तो ये आपका लिक्विड ड्रॉप है, मैं अंदर लिक्विड बता देता हूँ आपको, ये पूरा आपका लिक्विड से भरा हुआ है। अंदर का जो मैंने आपको फोर्स प्रेशर दिखाया है लिक्विड के अंदर का, दैट इज पीआई। पीआई मतलब इंटरनल प्रेशर, पीआई लिख देता हूँ, पीआई इज इंटरनल प्रेशर। इसका रेडियस आर है, रेडियस आर इज रेडियस। बाहर का प्रेशर क्या है, सपोज पीओ, पीओ जो है दैट इज एक्सटर्नल, या फिर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। अब मुझे बताइए ये शेप जहाँ पे अंदर पी आई है लिक्विड में और बाहर पीओ है, तो इन तीनों में से वो कौन सा मैच करेगा एक्सप्लेनेशन में, इन तीनों में कौन सा मैच करेगा, ध्यान से देखिए, ये करेगा कि नहीं। देखिए कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स में क्या भाई, कॉन्वेक्स में सर अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर प्रेशर कम है, तो सर इसका ये मतलब हुआ कि लिक्विड ड्रॉप में पीआई जो इंटरनल प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर एज पर दिस एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिक्विड ड्रॉप में अंदर का जो प्रेशर जो होता है पीआई पीओ से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो इट शुड बी ग्रेटर, फाइन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डिफरेंस इन प्रेशर होगा, डिफरेंस इन प्रेशर जिसको आप बोल सकते हैं एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे पीआई माइनस पी नॉट। भाई यही वो एक्सेस प्रेशर है जिसकी वजह से आपका लिक्विड ड्रॉप बर्स्ट नहीं होता, फूट नहीं जाता, कोलैप्स नहीं होता। किस वजह से, अंदर का प्रेशर हमेशा ज़्यादा ही है बाहर से, तो आप उसको फोड़ ही नहीं सकते अपने आप। हाँ आप ज़बरदस्ती करेंगे अलग बात है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस टेंशन का प्रेशर कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। तो वो जो डिफरेंस इन प्रेशर जिसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, वो कारण है कि आपका लिक्विड का ड्रॉप अपना शेप मेंटेन कर पाता है, वो टूटता फूटता नहीं है वो शेप। ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं हम इसका मैथमेटिकल क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलो मान लिया कि ये है एक्सेस प्रेशर जिसकी वजह से लिक्विड अपना शेप मेंटेन कर पाता है स्फेरिकल। इसका कुछ फॉर्मूला है क्या, है ना? चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला देखने के लिए हमें ये डायग्राम को कंसिडर करना पड़ेगा और हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस लिक्विड ड्रॉप पे थोड़ा वर्क करके इसका जो डायमीटर, इसका जो रेडियस है ना थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसका जो रेडियस है थोड़ा, कितना बढ़ाते हैं सर, इसका रेडियस हम लोग बढ़ाते हैं बाय डेल्टा आर, छोटा सा डेल्टा आर। ये बात समझिए, हम लोग वर्क करके लिक्विड ड्रॉप का जो स्फेरिकल शेप उसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देते बाय डेल्टा आर। आई कैन से दैट जो डेल्टा है ना इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सर ऐसा क्यों ले रहे हैं, ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके बढ़ने से अंदर का प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। PI शुड नॉट चेंज। अगर हम नहीं चाहते कि अंदर का प्रेशर चेंज हो तो ये जो एक्स्ट्रा आप इसको एक्सपैंड करा रहे लिक्विड ड्रॉप को, स्फेरिकल को बाय रेडियस आर, वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको एक्सपैंड करने से पहले व्हाट वाज द एरिया, एरिया कितना था स्फेरिकल ड्रॉप का? एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, 4πr² है, तो आई कैन से 4πr²। अब जब आपने उस लिक्विड ड्रॉप के एरिया को बढ़ा, मतलब रेडियस को बढ़ाया, तो डेफिनेटली उसका एरिया तो बढ़ेगा। एरिया कितना हो जाएगा उसका 4π, अब रेडियस बढ़ गया, कितना हो गया r, और ये डेल्टा r, तो लिखेंगे r प्लस डेल्टा r द होल स्क्वायर। अप्लाई कर देते फॉर्मूला, 4πr² प्लस 2ab r डेल्टा r प्लस डेल्टा r²। अब डेल्टा r तो बहुत ही छोटा है, तो व्हाट अबाउट डेल्टा r²? वो तो नेग्लिजिबल है, आप यहाँ बोल सकते हैं डेल्टा r² इज नेग्लिजिबल, मतलब उसको कंसिडर मत करो। ये इतना छोटा है तो उसका स्क्वायर कितना छोटा होगा, तो ओमिट, निग्लेक्ट। A2 कितना हो जाएगा 4πr² मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 8πr डेल्टा। ठीक है ना? अब आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन कैसे, क्यों पता चला वर्क डन? क्योंकि आपने एक्सपैंड किया ना। एक्सपैंड अगर आप करते, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में सरफेस टेंशन बताया, सरफेस टेंशन चाहता है, सरफेस टेंशन वैसे लिक्विड अपना एरिया कम करना चाहता है। अब आप बढ़ा रहे हैं तो अपने आप तो नहीं बढ़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, उसका फॉर्मूला था सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। याद करिए, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया का मतलब है A2 माइनस A1। अब आप इसको इसमें माइनस करेंगे तो 4πr² कट जाएगा, बचेगा क्या T इंटू 8πr डेल्टा r। ये आपका वर्क डन आया। किसके लिए? वो जो आपका स्फेरिकल ड्रॉप है उसको एक्सपैंड करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट सरफेस टेंशन, वो ये है। वर्क डन का एक और फॉर्मूला है, क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपने स्कूल में सुना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स लिख सकते हैं हम लोग, अभी आपको पता है ना कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। मतलब फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। सो दिस इज एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज चेंज इन एरिया, dA। एक्सेस प्रेशर क्या है? PI माइनस P0 है कि नहीं? नॉट dA, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं करते। एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा R। डेल्टा R हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो PI माइनस P0 एरिया, ओरिजिनल एरिया कितना था इसका? 4πr², और ये क्या है आपका? डेल्टा R। मैं रिपीट करता हूँ, वर्क डन जो एक तरीका है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, दूसरा तरीका है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स जो होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर यहाँ पे एक्सेस प्रेशर है, एरिया उस स्फीयर का है 4πr², और आपने कितने से डिस्प्लेस किया? उसका डिस्प्लेसमेंट आपने डेल्टा R से किया, तो ये दोनों सेम होना चाहिए।
तो इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग। अब जब इक्वेट करेंगे तो पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4πr² डेल्टा आर इज इक्वल टू टी 8πr डेल्टा आर। अब देखो डेल्टा आर कट गया, पाई कट गया, 4 1 जा 4 2 जा कटा, एक आर कटा, तो क्या मिला आपको? पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन या लाप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो वो लोग ऐसे पूछते हैं ऑब्टेन द लाप्लास इक्वेशन फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो ये फॉर्मूला, ये क्या दिखा रहा है? ये जो एक्सेस प्रेशर है लिक्विड के अंदर, एक्सेस प्रेशर जिस वजह से वो अपना मेंटेन करता है, उसका फॉर्मूला बता रहा है 2t अपॉन आर। T is the surface tension, R is the radius of that liquid drop. I hope you understood this part. अब मैंने बोला कि मैं आपको ड्रॉप के बारे में बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सर दूसरा बबल क्या है, कुछ सेम है कि अलग है? नहीं भाई, बबल का अलग है। आपका जो बबल है ना, उसका फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझिएगा। जगह कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, फॉर्मूला बता दूंगा। अब जब आप बबल की बात करते हैं, बबल, ये आपका बबल अंदर क्या है? यहाँ तो अंदर लिक्विड था, यहाँ क्या है सर? यहाँ तो एयर है सर। हाँ, यहाँ एयर है, यहाँ भी एयर है। तो लिक्विड तो सर सिर्फ इतना ही है, आपका लिक्विड सरफेस तो सिर्फ यही है, बाउंड्री जो है सरकमफ्रेंस। हमारे लिए एक है लेकिन ये दो है एक्चुअली। यहाँ भी लिक्विड सरफेस है, एयर के लिए दो साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। समझने की कोशिश करिए, तो उसके लिए तो दो सरफेस हो गया ना। एयर का लिक्विड के साथ कांटेक्ट दो जगह हो रहा है, एक बाहर वाला एयर का लिक्विड सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है, एक अंदर वाला एयर का लिक्विड से सरफेस से कांटेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो चेंज इन एरिया है ये 8πr डेल्टा नहीं होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। बबल पे मैं लिख रहा हूँ चेंज इन एरिया विल नॉट बी जस्ट 8πr डेल्टा, इट विल 2 टाइम्स 8πr डेल्टा आर, डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा वापस बता रहा हूँ। बबल में अंदर लिक्विड नहीं है, बबल में अंदर एयर है, तो एयर का लिक्विड सरफेस से अंदर से भी कांटेक्ट है और बाहर से भी है, तो उसका आपको दो सरफेस लेना पड़ेगा, एक अंदर का सरफेस एरिया और एक बाहर का सरफेस एरिया, दो हो जाएगा। यहाँ डबल हो जाएगा, तो यहाँ डबल होगा, तो यहाँ डबल होगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो बबल के लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ 2t क्या लिखा जाएगा? 4t/r। फर्क ध्यान रखिएगा, अगर आपका लिक्विड ड्रॉप है तो एक्सेस प्रेशर है 2t/r, अगर आपका बबल है तो एक्सेस प्रेशर है 4t/r। तो ये बड़ा ही बहुत ही मस्त कंसेप्ट है कि किस तरीके से हमारे जो लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं वो अपना शेप मेंटेन करते हैं। उसका कारण है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर ये है आपका पी आई, और इसका फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है लिक्विड के लिए 2t/r और बबल के लिए 4t/r, क्योंकि बबल में दो सरफेस कांटेक्ट होते हैं एयर से, एक अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस। तो ये आज का पहला फिनोमेना था कि किस तरह से हमारे लिक्विड ड्रॉप्स अपना स्फेरिकल शेप मेंटेन करते हैं। अब दूसरा फिनोमेना है जो कि कैपिलरी एक्शन है, जिसकी वजह से कुएं में आपको पानी मिलता है, रूट्स में आपको पानी ऊपर तक चला जाता है, और भी बहुत सारे फिनोमेना हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। ठीक है, तब तक मैं इसको रब करता हूँ, सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट फिनोमेना कैपिलरी एक्शन, जो मैंने आपको बोला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया है विद कैपिलरी एक्शन का। एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे कुएं में पानी आता है, फिर मैंने आपको बताया रूट्स में से पानी ऊपर जाता है, फिर 2-3 और एग्जाम्पल। एक अगर सपोज जमीन में पानी फैल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर गोनी रखते हैं, गनी बैग होता है ना, वो डालते हैं। ब्लॉटिंग पेपर आपने देखा होगा, इंक होता है, ब्लॉटिंग पेपर तो सब सोख लेता है। अब हम लोग जो आरती के लिए दिया लगाते हैं तो वो जो
कॉटन का जो होता है उसको घी या तेल में डालते हैं तो दिया जलता रहता है जब तक उसमें तेल है, क्योंकि तेल या घी उसमें ऊपर चलता रहता है। मतलब ये लिक्विड राइज कर रहा है, कैपिलरी एक्शन में लिक्विड राइज करता है, ये हम देख रहे हैं। कुएं का पानी हो, पेड़ हो, या और इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि लिक्विड राइज कैसे करता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या है, मैं जरा रीड करा समझेगा। द फेनोमेना ऑफ राइज एंड, या और होना चाहिए, और फॉल, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी ट्यूब कोई सादा ट्यूब नहीं है, ये बात समझिए। कैपिलरी ट्यूब इतना पतला अगर मैं ड्रॉ करने को दिखाऊं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना पतला है। ये इतना पतला, मतलब कितना पतला, इसका डायामीटर है, डायामीटर सोचिए कितना है, 1 mm। आपका स्केल का जो 1 mm है उतना उसका डायामीटर, इतना पतला होना चाहिए। अगर ये होगा तो ही आप ये एक्शन दे सकते हैं। मोटा मोटा ट्यूब में नहीं होता ये एक्शन। ये एक्शन के लिए आपको एक पतला सा बोर, जिसको बोर 1 mm का बोर होना चाहिए। ऐसा अगर आपके पास ट्यूब हो जाए ना तो आप देखेंगे कि लिक्विड राइज करता है या फॉल भी करता है। वो रेयर केस में देखते हैं। हमारा जो पानी है, जो अपना जो नॉर्मल वाटर है, वो तो राइज करता है। आप ये देख सकते हैं करके, अगर आप कहीं से पतला सा ट्यूब ले जिसका डायमीटर 1 mm है, आप पानी में डालिए, आप देखिए पानी राइज कर रहा है कितना। ये नेचर ने दिया है, प्रॉपर्टी दिया है। इसी से तो कुएं का पानी, झाड़ों का पानी मिलता है। तो कैसे मिलेगा कैपिलरी एक्शन नहीं होगा तो, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले देता हूँ, फिर इसका आपको डेरिवेशन दिएगा, वो हम देखते हैं। यहाँ 2 एक्सप्लेनेशन है, एक है कैपिलरी फॉल, एक है कैपिलरी राइज। अगर आप डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, अगर आप देखेंगे तो कैपिलरी फॉल में आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है ना, कॉन्वेक्स। अच्छा, ये मोटा सा ट्यूब है, दिखने में मोटा है तो ये कैपिलरी लिखा है, ये दिखाऊंगा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इस तरह मोटा दिखा है। अच्छा, यहाँ पे कॉन्केव मेनिस्कस है, तो आप समझ गए ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो ये कौन होना चाहिए, तो सर मर्क्यूरी होना चाहिए। और ये कौन होना चाहिए, ये आप बोल सकते हैं वाटर हो सकता है, अपना नॉर्मल वाटर या केरोसिन। अभी लोग नॉर्मल वाटर लेते हैं, कौन केरोसिन लेगा, है ना, वाटर। ठीक है, यहाँ पूरा गेम मेनिस्कस के ऊपर है, तो देख लेते हैं। अभी आप ये भी जानते हैं कि वाटर होगा तो ये वेट करता है। वेट मतलब ट्यूब पे चिपकता है, और ये डज नॉट वेट, मतलब मर्क्यूरी ट्यूब को चिपकता नहीं है। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि वेट और डज नॉट वेट वाला। ठीक है, पहले मैं आता हूँ मर्क्यूरी। क्या होता है मर्क्यूरी पे, जब ये आपका ये जो बोर ट्यूब है ना, जब आप इसको डालते हैं क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ये क्या क्या पोजीशन डिनोट करता है। पॉइंट ए, पॉइंट सी दोनों हवा में है, सेम लेवल पे। पॉइंट बी, पॉइंट डी भी लिक्विड में, लेकिन सेम लेवल। अब देखिए, अब ए और सी तो सेम लेवल पे हवा में है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि सर जी कि इधर की पी ए शुड बी इक्वल टू पी सी। एयर है ना, एयर प्रेशर तो सेम होगा। अच्छा, डी जो है जस्ट नीचे है, और ये प्लेन सर्फेस स्ट्रेट लाइन है ना। अब इसको कैसे समझ, ये कहाँ पे रिकलेक्ट करने का, भी जस्ट पहले वाला जो एक्सेस प्रेशर वाला कंसेप्ट था, मैंने आपको यहाँ 3 डायग्राम में समझाया था, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो ये प्लेन है, तो प्लेन है तो ऊपर और नीचे प्रेशर सेम होना चाहिए, याद करिए। तो इट इज इक्वल टू पी, मतलब प्रेशर एट ए, प्रेशर एट सी एंड प्रेशर एट डी विल बी इक्वल। अब बात करते हैं बी का, पूरा गेम इधर है, प्रेशर एट बी। बी के लिए देखिए क्या शेप है, शेप ऐसा है, यहाँ पे आपका पी है, यहाँ पे आपका ए है। याद करिए अभी जस्ट इसके पहले वाला कंसेप्ट। ये कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स शेप में प्रेशर किधर ज्यादा होता है, बाहर की अंदर, अंदर। पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, तो यहाँ पे पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। ये कॉन्वेक्स है ना, मर्क्यूरी है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। If PB is greater than PA, मतलब PB is greater than PB. Pressure at B is greater than pressure at D, दोनों लिक्विड में, लेकिन B का प्रेशर सेम लेवल पे भी है,
फिर भी डी का प्रेशर डी से ज़्यादा है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। मैंने कहाँ सिखाया है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में सिखाया है। सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, और यहाँ पे अपने को आ रहा है भाई सेम लेवल पे प्रेशर सेम नहीं है, तो ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो क्या होता है, बी का जो लिक्विड है ना वो अपने आप को पुश करता है नीचे, नीचे पुश करता है। तो इधर प्रेशर ज़्यादा है तो मैं इधर आ जाता हूँ डायग्राम में। ये आपका डी नीचे आ गया, आपका लिक्विड ऊपर ही है लेकिन ये नीचे आ जाता है। यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका ए है, और डी अगर उसके लेवल पे ले, यहाँ पे क्या हो गया भाई, लिक्विड फॉल हो गया। क्यों, समझा ना? कॉन्वेक्स शेप, अंदर का प्रेशर ज़्यादा, बाहर का कम, प्रेशर ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए लिक्विड नीचे पुश करेगा, वो उधर लिक्विड को वहाँ शिफ्ट करेगा प्रेशर बढ़ाने के लिए, उसका लेवल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिलरी फॉल हो गया, गिर गया नीचे लिक्विड, अपने लेवल से लिक्विड नीचे गिर गया, इसी को बोलते हैं कैपिलरी फॉल। ये मर्क्यूरी में देखने को मिलता है जहाँ पे कॉन्वेक्स मिनिस्कर। लेकिन हमारे आजू बाजू है ना, हमको फॉल नहीं दिखता क्योंकि हम मर्क्यूरी से ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन है, हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन पानी से है, और पानी जो है वो कॉन्केव मिनिस्कस बनाता है। तो कॉन्केव मिनिस्कस में आपका फॉल नहीं होगा, वाटर क्या होगा, राइज करेगा। देखिए कैसे, सेम ABCD सेम है पॉइंट्स, सेम आप यहाँ भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप सर? आप बोलेंगे सर PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब आ जाइए कॉन्वेक्स, तब आ जाइए कॉन्केव मिनिस्कस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे क्या होता है, सरफेस टेंशन का ऊपर जाएगा, तो सरफेस टेंशन का आपको याद करिए थोड़ी देर पहले था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट बाहर होता है और जो पॉइंट लिक्विड में होता है, प्रेशर किधर ज़्यादा होता है, प्रेशर A पे ज़्यादा होता है। प्रेशर एट B जो होता है वो प्रेशर एट A से कम होता है, मतलब प्रेशर एट B इज लेस देन प्रेशर एट A। तो अगर B का प्रेशर A से कम है, मतलब B का प्रेशर D से भी कम है, मतलब B का प्रेशर D से भी कम है। तो अगर B का प्रेशर D से कम है, सर दोनों सेम ही लेवल पे तो नहीं चलेगा, दोनों का प्रेशर भी सेम होना चाहिए। वो करने के लिए क्या करता है, इधर का फ्लूइड मूव करता है B की तरफ, और क्या देखने को मिलता है, राइज देखने को मिलता है। इधर ये राइज हो जाता है, so you see a rise over here, यहाँ पे आपको राइज देखने यहाँ तो हम लोग B और D यहीं दिखाएंगे अगर दिखाना है तो, मगर लिक्विड राइज होता है इससे कि दोनों का प्रेशर सेम हो जाए। राइज नहीं हो रहा है, प्रेशर सेम करेंगे। इट राइजेस बाय सम हाइट h, और यहाँ पे इट फॉल्स, ये गिरता है बाय सम हाइट h। यहाँ पे लिक्विड फॉल हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड राइज हो रहा है। कारण शॉर्ट में कॉन्वेक्स है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, नीचे की तरफ पुश होगा। कॉन्केव है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ पुश होगा, ऊपर राइज नीचे फॉल। इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। इसी वजह से हमारा जो आप लोग ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, फ्लोएम सेल्स एंड जाइलम टिश्यूज होते हैं ना, ये सब कैपिलरी, वो सब ये सब कैपिलरी के बोर्ड जैसे होते हैं, इसलिए पानी राइज होता है उसमें। हमारे कुएं पानी क्यों आता है, जो रॉक्स होते हैं ना जमीन के अंदर, पानी ग्राउंड वाटर होता है एकदम नीचे, रॉक्स में पतले पतले रेशे जितने ना गैप होल्स होते हैं, तो पानी उसमें से राइज करता है, तो नॉन स्टॉप राइज होते 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 ऊपर तक आ जाता है। और फिर जब ऊपर आता है तो वहाँ पे बोर उतना पतला नहीं होता है, तो वहाँ रुक जाता है, और वहीं आप खोदते हैं तो आपको वहाँ कुएं में आपका पानी मिलता है, तो आप कुआं बनाते हैं और आपको पानी मिल जाता है कि नहीं। तो ये है बेसिकली आपका कैपिलरी एक्शन। ये आपका एक्सप्लेनेशन है क्यों राइज हो रहा है या क्यों फॉल हो रहा है। अब जैसे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको समझाया कि क्यों एक्सेस प्रेशर का कैसे एक्सप्रेशन बनता है जिसकी वजह से आपका ड्रॉप नहीं बर्स्ट होता है। फिर मैंने आपको उसके लिए क्या फॉर्मूला डिराइव करके दिया, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे कि सर आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, ठीक है समझ गए हम लोग कि यहाँ पे राइज हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है, लेकिन जो राइज हो रहा है जो फॉल हो रहा है सर उसका फॉर्मूला, तो क्या हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? डेफिनेटली हम वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने वो फॉर्मूला डिराइव करूँगा।
हम फॉर्मूला एक ही का डिराइव करेंगे कैपिलरी राइज का, और वही सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरी राइज मतलब ना वाटर, फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज। अब दो मेथड है, मेथड नंबर 1 एक मेथड है और एक दूसरा मेथड है मेथड 2। यहाँ पे है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस और यहाँ पे है यूजिंग फोर्सेस। एग्जाम में कुछ भी नहीं बोला तो आप कोई मेथड से कर सकते हैं, अगर स्पेसिफाई किया तो आपको वो मेथड से करना पड़ेगा। तो अब देखिए, मैं सिर्फ आपको कैपिलरी ट्यूब दिखा रहा हूँ। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड है जो कि H से हाइट से राइज हुआ है। सिर्फ उतना पार्ट हम लोग कंसीडर करें और सब नहीं दिखा रहे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, कॉनकेव मेनिस्कस है कि नहीं? देखिए ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या है भाई, ये तो सीखा है मैंने, क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सर, राइट। ये जो कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर, इस ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये जो आपका इतना बड़ा लिक्विड है ना कैपिलरी ट्यूब में, उसका वो लिक्विड का रेडियस। और स्मॉल आर क्या है सर, स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, ट्यूब का रेडियस है, जो ट्यूब है ना पतला सा, उसका रेडियस है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है। तो क्या मैं ये जो एंगल इतना सा ये वाला, क्या इसको मैं थीटा बोल सकता हूँ? बड़ा सिंपल है अगर समझना है तो। देखिए थीटा है, ये टैंजेंट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। इधर आपका ये थीटा हो जाएगा, इस विल बी अगेन थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये थीटा। तो इस तरीके से हम लोग थीटा पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आप याद भी रख सकते हैं कि आपका एंगल कितना है। ओके, अब प्रेशर डिफरेंस से कैसे एक्सप्लेन करें, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया कि जब अगर किसी लिक्विड का हाइट h है, लिक्विड हाइट h, डेंसिटी रो, लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर एट द बॉटम, याद करिए, प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम कितना होता है भाई सर? होता है HOG, ये हम देख चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में, यस। अब वो प्रेशर नीचे की तरफ होगा, अग्रीड। लेकिन ये कॉन्केव शेप की वजह से प्रेशर ऊपर शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज द प्रेशर ज़्यादा है। तो कॉन्केव की वजह से, कॉन्केव शेप की वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? अभी हमने डिराइव किया था एक्सेस प्रेशर 2T बाय आर, कैपिटल आर, सॉरी आर जो है रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, तो उसका प्रेशर होगा 2T बाय आर। अब ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। अगर आपका लिक्विड रुक गया है, मतलब ये दोनों प्रेशर बैलेंस हो गए हैं, तो ये लिखा जाएगा HρG इज इक्वल टू 2T बाय आर। अब ये आर जो है कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है, मेनिस्कस का रेडियस। हाँ, आप स्मॉल आर निकाल सकते हैं कैपिलरी का, तो क्या मैं ये कैपिटल आर को स्मॉल आर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा देखेंगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो कैपिटल आर को लिख सकते हैं आर अपॉन cos थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो HρG इज इक्वल टू 2T अपॉन आर अपॉन cos थीटा। cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो H का फॉर्मूला आएगा 2T cos थीटा अपॉन RρG का फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये किसका फॉर्मूला है? कैपिलरी राइज। सेम फॉर्मूला मर्क्यूरी के लिए कैपिलरी फॉल का। कैपिलरी राइज का आंसर प्लस में आएगा,
कैपिलरी फॉल का आंसर माइनस में, उसको माइनस में एक्सपेक्ट क्योंकि वो गिर गया। तो अगर ये उसका डेरिवेशन है, क्योंकि देखिए हमने प्रेशर का कंसेप्ट यूज किया, बॉटम पे प्रेशर और कॉन्केव की वजह से जो ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो हमने लिक्विड ड्रॉप में पढ़ा था ना लाप्लास वाला, जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर अप्लाई होता है कॉन्केव, और कॉन्केव हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर वाला प्रेशर और ये नीचे वाला प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करेगा। कब करेगा पता है? जब वो रुक जाएगा, जब वो लिक्विड रुक जाएगी ना हाइट है, उसी समय ऊपर और नीचे का प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। वो बैलेंस किया है, कैपिटल आर जो है वो लिक्विड का मिनिस्कस है, वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, तो हमने उसको स्मॉल आर में कन्वर्ट किया बाय दिस ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी और हमको फॉर्मूला मिला। तो ये एक फॉर्मूला मिला हमको विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अब हम दूसरा सेम फॉर्मूला डिराइव करेंगे दूसरे कंसेप्ट से, और वो है फोर्सेस। फोर्सेस के कंसेप्ट से डिराइव करेंगे। तो ये हमारा बोर है, बहुत बड़ा बोर दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसका डायमीटर सिर्फ 1 mm है, ज़्यादा नहीं है इसका डायमीटर। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ भी आपका हाइट है। अच्छा याद रखिएगा मिनिस्कस का हाइट है ना, हम लोग यहाँ से लेते हैं ना, कॉन्केव का इधर नीचे वाला हम लोग ऊपर ही लेते, नीचे से। आप लोग लेबोरेटरी में अगर करते होंगे टाइट्रेशन, तो वहाँ भी मिनिस्कस जब बनता है तो ये सर बोलते होंगे कि टीचर कि नीचे से लेने का, तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाला निगलेक्ट कर देते, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा होता है उसको निगलेक्ट करते हैं, तो हाइट आपका वहाँ से ले जाता है। ठीक है, ये आपका हाइट। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट है सर फोर्सेस का? अब ये पूरा जो लिक्विड है इधर हाइट एच का, उसका जो वेट तो नीचे भी रिएक्ट होगा mg। यस सर, फोर्स की बात है, प्रेशर यहाँ प्रेशर था, यहाँ फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स मतलब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड mg, करेक्ट। अच्छा ऊपर की तरफ सर क्या है? ऊपर की तरफ कैसा है मालूम है? ये कॉन्केव का जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो आपका टेंजेंशियल होगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू टेंशन, सरफेस टेंशन, टेंजेंशियल फोर्स। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका थीटा है, तो यहाँ भी आपका थीटा होगा। अब यहाँ थीटा होगा तो इसको यहाँ पे आप रिजॉल्व करेंगे इस तरफ, तो कितना हो जाएगा सर? ये तो हो जाएगा ft cos थीटा, करेक्ट, चारों तरफ ना, पूरे गोल में, याद रखिएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा सर? ft sin थीटा। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही होगा ft cos थीटा, हॉरिजॉन्टल होगा ft sin थीटा। इमेजिन करिए आपका पूरा लिक्विड गोल है और चारों तरफ ऊपर तरफ फोर्स खींच रहा है ft cos थीटा, और हॉरिजॉन्टली चारों तरफ ft sin थीटा। लेकिन हॉरिजॉन्टल का क्या पता है कंसेप्ट कि चारों तरफ होने की वजह से एक उस तरफ होगा और इसके ऑपोजिट होगा, डायमीट्रिकली ऑपोजिट सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ft sin थीटा विल कैंसल। आप ये समझ रहे हैं क्या क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि वो चारों तरफ हॉरिजॉन्टल रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, सब चारों तरफ ऑपोजिट एक्ट करेगा अलोंग द डायमीटर, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल फोर्स जो अपवर्ड फोर्स होगा, अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? ft cos थीटा, चारों तरफ। अब चारों तरफ है तो फोर्स का इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या है बताइए? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस टेंशन टू लेंथ, लेंथ मतलब पूरा सर्कल का लेंथ। अब पूरे सर्कल का लेंथ क्या है सर? सर वो तो सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। ये हो जाएगा आपका 2πr इंटू कॉस थीटा। ये अपवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स, भाई डाउनवर्ड फोर्स तो मैंने आपको बताया ना, डाउनवर्ड फोर्स तो वेट है mg। तो अपवर्ड फोर्स है 2πr cos थीटा और डाउनवर्ड फोर्स है mg। अगर आपका लिक्विड अब राइज नहीं हो रहा है, फिक्स है, इसका मतलब ये दोनों बैलेंस कंडीशन में हो गए। अब बैलेंस कंडीशन में हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई mg इज इक्वल टू t 2πr इंटू कॉस थीटा। अब आप जानते होंगे, बहुत बार इसका डिस्कशन हो गया कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास का लिक्विड का डेंसिटी वही है रो, मैंने जो यहाँ पे आपको मेंशन किया था, डेंसिटी रो है। वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम एक कौन सा शेप है? सिलिंड्रिकल शेप है ना, पूरा लिक्विड सिलेंडर है पूरा ऊपर से नीचे तक। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी इज इक्वल टी 2πr इंटू कॉस थीटा।
भाई क्या क्या कटता है, एक पाई कट गया, ओके, और एक आर कट गया, ओके, ठीक है, इतना ही कटा। तो व्हाट इज एच इक्वल टू 2t cos थीटा सर, इधर 2t cos थीटा बचा राइट साइड पे 2t cos थीटा, और यहाँ से r रो जी नीचे आएगा, r रो जी, अरे सेम फॉर्मूला, ये है सेम फॉर्मूला। एक कंसेप्ट यूज किया मैंने यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, दूसरा कंसेप्ट यूज किया मैंने यूजिंग फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस। यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर को बैलेंस किया, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस किया। जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव आया क्योंकि फॉल राइज हो रहा है, अगर वही मर्क्यूरी की बात होगी फॉल होगा तो H नेगेटिव हो जाएगा। तो आज का ये दो मेन कंसेप्ट था जो मुझे बताना था, इस पे एक आज सम भी है, चलिए देख लेते हैं सम। यहाँ पे मैंने आपके सामने दो ही सम है और इजी है तो मैंने दोनों सम एक साथ लिख दिया आपके सामने, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाए। ये सम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। एयर बबल ऑफ रेडियस, तो रेडियस आपको दिया हुआ है 0.2 mm, इसको लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻³ मीटर, है कि नहीं। बिलो द वाटर सरफेस, मतलब ये आपका वाटर है सपोज, और बबल इधर है आपका बबल, ये आपका बबल है भाई, और यहाँ आपका वाटर है। आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है, सरफेस टेंशन 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, और पूछा फाइंड द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर याद करें हाइड्रोस्टैटिक्स में था, याद है, P - P0 गेज प्रेशर, P - P0, तो यहाँ पे अपने लिए होगा PI - P0 बबल के लिए, एक एक्सेस प्रेशर। बबल के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मानेंगे आप लोग यहाँ से हमने डेरिवेशन किया था। बबल के लिए आपने सब क्लियरली बोला है 4T/R, और लिक्विड ड्रॉप के लिए आपने बोला है 2T/R, मैं यूज़ करता हूँ 2T/R। अब आपका दिमाग चकराएगा, आपने तो सर अब ये बबल है, बबल का तो सर आपने क्लियरली बोला है कि बबल के लिए तो 4T/R है सर, उसका अंदर भी एयर होता है बाहर भी, करेक्ट। बबल के लिए मैंने क्लियर बोला है, जब बबल होगा तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, दो सरफेस है, तो वो 2T का डबल 4T किया था। यहाँ पे क्या है, जो कंडीशन दिया है आपका, जो ड्रॉप ऐसा है, बबल ऐसा है कि वो लिक्विड सरफेस के नीचे है, उसका बाहर के एयर से कांटेक्ट नहीं है। बड़ा उसको ट्विस्ट कर दिया सबको, लोग एयर बबल देखेंगे और बोलेंगे अरे एयर बबल तो 4T/R है, और सीधा 4T/R लिख के आंसर मार्क्स आएगा 0। क्यों, जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, पानी के जस्ट नीचे, मतलब एयर उसके लिए है ही नहीं, दूसरा सरफेस जो एयर होना चाहिए तो दूसरे के लिए है ही नहीं, सिर्फ एक ही एयर, एक ही आपका सरफेस हो गया, अंदर वाला एयर विथ लिक्विड, और बाहर तो लिक्विड ही है पूरा, तो एयर किधर है, बाहर नहीं है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, 2T/R। So 2 into T is 7.2 × 10⁻² upon 0.2 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेने का चाहिए, तो मैं आंसर आपको बता दूं डायरेक्टली, बिकॉज वो कैलकुलेशन में हम लोग टाइम डालेंगे तो फिर इसे चला जाएगा। 7200 न्यूटन पर मीटर। इसको तो बस सिंपल है, देखिए ये कटेगा 10 टाइम्स कटेगा, ऐसे भी बहुत इजी है, इसको काट दिए 10 टाइम्स, और क्या आपका -3 ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा, +3 तो 3 - 2 1 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ जाइए, कैपिलरी ट्यूब, ये भी डायरेक्ट सिंपल है, मर्क्यूरी वाला, यहाँ मर्क्यूरी वाला होगा ना, ध्यान रखिएगा जो मर्क्यूरी लेवल बोला ना बिलो, तो अब जब H लिखेंगे ना तो -1 लिखना मत भूलिएगा। कैपिलरी ट्यूब में मर्क्यूरी वर्ड होगा तो हाइट गिरती है, बोला है ना बिलो, बिलो मतलब गिर गया, फॉल हुआ है तो माइनस लेना पड़ेगा, और तो सब दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। अभी हमने डिराइव किया था H = 2T cos थीटा अपॉन R rho g। हमको सरफेस, हमको क्या पूछा फाइंड करने को, अच्छा मैंने लिखा नहीं है क्या, फाइंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, फाइंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब हमको थीटा ढूंढना है, तो मैं cos थीटा एक साइड रखता हूँ, तो H R rho g
g अपॉन 2t इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल, सब वैल्यू डालो, h कितना है, h है सब -8 इंटू 10⁻³ रेडियस कितना है, रेडियस है सर 5 इंटू 10⁻⁻⁴। रो डेंसिटी है सर 13.6 इंटू 10⁻⁶। ओके, जी दिया हुआ है 9.8 अपॉन 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन 0.465। इसमें एक ही थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, कैलकुलेशन करके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, 0.5732। आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगा सर, ये माइनस आए तो कैसे करने का, वो आपसे समझिए, वही एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब माइनस लेफ्ट में लीजिए, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5732। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, अलाइड एंगल्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में अलाइड एंगल्स में, तो माइनस कॉस थीटा को आप लिखेंगे कॉस ऑफ पाई मतलब 180, तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0.5732। फिर आपको नेचुरल कोसाइंस पे जाने का, टेबल में वहाँ देखने का चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना आता है, 55 डिग्री 2 मिनट्स टेक्स्ट बुक के हिसाब से। cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री 2 मिनट्स। ये आंसर नहीं है, फिर आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी ये नहीं, एक मिनट, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, इधर लिखेंगे 0.5732। so 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री 2 मिनट्स, तो 180 माइनस 55 डिग्री 2 मिनट्स इज इक्वल टू थीटा, ऐसे आना पड़ेगा। और अगर आपको ये सॉल्व नहीं करने आता तो वही बता देता हूँ मैं आपको, 180 डिग्री है, नीचे आपका 55 डिग्री 2 मिनट्स है, माइनस करने के लिए यहाँ पे मिनट होना चाहिए, मिनट नहीं है तो 1 डिग्री शिफ्ट करिए, तो 180 डिग्री का ये हो जाएगा 179 डिग्री। 1 डिग्री कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है, 60 माइनस 2 हो जाएगा 58 मिनट्स, 9 माइनस 5 4, 7 माइनस 2, इसका आंसर हुआ थीटा इज इक्वल टू 124 डिग्री। भाई यहाँ से जो पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है कई थोड़े बच्चों के लिए, जिन लोग ने लास्ट ईयर ये सब नेचुरल कोसाइंस और टेंजेंट्स और लॉग टेबल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको ये पार्ट में थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। इधर क्या ध्यान रखना है, बबल होने के बावजूद हमने फॉर्मूला 4t यूज नहीं किया। तो आज थोड़ा लेक्चर वीडियो शायद मेरे ख्याल से लंबा हुआ होगा, तो ठीक है, अभी करना था कंप्लीट। तो हमारा आज सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट्स द बेस्ट पार्ट। हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ, हमारा सरफेस टेंशन खत्म हुआ। हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हाइड्रोडायनामिक्स। अब हम पढ़ेंगे जब फ्लूइड मूव करता है, अब तक तो फ्लूइड भाई रुका हुआ था, स्टेशनरी था, अब जब फ्लूइड मूव करता है तो क्या हलचल पैदा करेगा हर जगह पे, क्या फर्क होगा उसकी वजह से, हाइड्रोडायनामिक्स। That is what we are going to study from the next lecture. So I hope you enjoyed this lecture. Please like, share and subscribe. And thank you so much.